हाँ भाई, तो ये चैप्टर नंबर 17 अपन अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 अपने नाम है इस चैप्टर का चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन एंड कंटेम्प्रेरी फिजिक्स। विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 है ये। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है और मार्किंग बहुत ज़्यादा लेके बैठा है। ठीक है, यहाँ से हर बार कम से कम 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वेटेज इसका 4 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा 5 या 6 के यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं और फिक्स क्वेश्चन है 5, बस वही से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसको अपने को अच्छे से देखना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है मैक्सवेल समीकरणों का। क्या बनता है? मैक्सवेल समीकरणों का। तो मैक्सवेल ने यहाँ पर 4 मूल समीकरणें दी। कितनी समीकरणें दी? 4 मूल समीकरणें। देखिए, सबसे पहले क्या है? ई डॉट डी ए, समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली समीकरण क्या है? समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी है बी डॉट डी ए बराबर ज़ीरो। समाकलन है बी डॉट डी ए बराबर ज़ीरो, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो समाकलन यहाँ पे आ रहा है वो 0। फिर तीसरी है ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। और लास्ट है बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये जो चौथी है, इसमें विस्थापन धारा को शामिल किया गया है। ठीक है, विस्थापन धारा क्या होती है, कैसे होता है, ये सब अपने हट गया है कोविड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो समीकरण है, ये विस्थापन धारा को इसमें शामिल किया गया है। क्लियर? ऐसे पूछ ले कि मैक्सवेल की वो समीकरण लिखे जिसमें विस्थापन धारा सम्मिलित है, तो वो ये वाली है। ऐसे बोल दे मैक्सवेल की चारों समीकरणें लिखी, तो ये चारों समीकरणें लिख सकते हैं। ऐसे बोल दे मैक्सवेल की कोई 2 समीकरण लिखे, तो आपकी इच्छा है कोई भी 2 लिख दीजिए। बिल्कुल ईजी चीज़ है। ओके, अब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है और उनके क्या अभिलक्षण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करने जाएंगे कि उनकी सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इनका प्रायोगिक अध्ययन किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था 1887 में। किसने किया था? हर्ट्ज ने। कब? 1887 में। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करने जाएं तो यहाँ से बेतार संप्रेषण, मार्कोनी नाम का साइंटिस्ट था, उसने बेतार संप्रेषण, बेतार यानी बिना तार के, वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले किसने बताया? मार्कोनी ने। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने एक बात बोली कि अगर परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के बीच क्या होते हैं? दोलन। तो इनके दोलनों से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। कैसे? परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोनों क्षेत्रों के दोलनों के कारण उत्पन्न होती है कौन? ईएम वेव्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं इनकी प्रकृति और संचरण की। तो इनकी प्रकृति और संचरण के बारे में सबसे पहली बात ये बोली गई है कि इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो गति की दिशा होगी, मान लो इस दिशा में ये क्या कर रही है? गति कर रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है। क्या कर रही है भैया? आगे बढ़ रही है। तो इनमें कौन कौन है? इनके अंदर है बी और ई दोनों, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, दोनों के कंपन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी एक का कंपन इधर होगा तो दूसरे का कंपन इधर होगा। तो ऐसे कंपन होते हैं इनके। कैसे कंपन होते हैं? ऐसे कंपन होते हैं। और गति की दिशा के लंबवत होते हैं,
यानी इनके गति की दिशा और इनके कंपन एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग इस दिशा में गति कर रही है, इस दिशा में गति कर रही है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे गति करेंगे, ऐसे गति करेंगे। मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है, तो ये कैसे गति करेंगे, ऐसे गति करेंगे। यानी तरंग की गति की दिशा के भी दोनों लंबवत होते हैं और आपस में भी लंबवत होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम भी पूछता है कई बार, तो इसको अपन कैसे बना सकते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कौन सी में होगा, वाई में। वाई में किसके कंपन होंगे, विद्युत क्षेत्र के कंपन। किसके, विद्युत क्षेत्र के। तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन बनेंगे वो किधर बनेंगे, जेड में। किधर बनेंगे, जेड में। इस तरीके से ये डायग्राम भी कई बार पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। या ऐसे पूछ लेता है कि इनके मध्य कोण 90 डिग्री, इनके मध्य गति की दिशा के मध्य कोण 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। अब जो मैक्सवेल की समीकरण है उसके आधार पर निर्वात में इनके लिए वेग दिया गया। किसके समीकरण के आधार पर, मैक्सवेल की समीकरण के आधार पर जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनके लिए क्या दिया गया, वेग दिया गया। और वो वेग दिया गया c बराबर ओमेगा अपॉन के, जिसका मान क्या था 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है c बराबर क्या, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी आगे काम आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इनकी जब वैल्यू पुट की गई, ये तो आपको पता है कि फिक्स मान है, इनकी जब वैल्यू पुट की गई तो c का जो मान आया वो लगभग आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है यही तो प्रकाश की चाल है, प्रकाश किरणों की चाल यही तो है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो गति होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। समझ आई बात। चलिए आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध क्या होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, E बराबर BC। कैसे याद रखोगे, E बराबर BC। तो इससे अपने पास C बराबर आ गया E अपॉन B। इसको याद रखोगे तो भूल जाओगे कि E ऊपर था कि B ऊपर था। तो कैसे याद रखेंगे, E बराबर BC, याद ये रखना है। एक बार क्या हुआ, एग्ज़ाम के अंदर सिंपल सा न्यूमेरिकल आ गया, इनमें से एक का मान दिया हुआ आ जाएगा, दूसरे का मान पूछ लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन बनता है ये, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आया हुआ है एग्जाम में। माध्यम में चाल कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो बताओ माध्यम में चाल है, तो मान लो मैं निर्वात की बात करूं तो 1 अपॉन ये म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1C अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। और ये जो अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है, इसकी जगह अपन अपवर्तनांक लिख दिया करते हैं। क्या लिख दिया करते हैं, अपवर्तनांक। तो ये मान C/n भी हो जाएगा। इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है दोस्तों, अनुप्रस्थ प्रकृति। ये जो संचरण के लिए है इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, संचरण के लिए इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी ये गमन कर सकती है। बात करते हैं इनके ऊर्जा के वहन की, तो बिल्कुल ये ऊर्जा का वहन करती है। UE है अपने विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व या एकांक आयतन में ऊर्जा।
विद्युत ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यह है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूबी है वो है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और अपने को पता है यहाँ से कि E बराबर बी सी होता है, तो B बराबर क्या होता है, E अपॉन सी होता है। तो यहाँ से UB बराबर अपन क्या रख सकते हैं, 1/2 E स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर म्यू नॉट। आपको पता है C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। C बराबर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। बोलो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये यूबी बराबर आ गया। यूबी बराबर क्या आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी यहाँ से बोल सकता हूँ यूबी बराबर यूई, यूबी बराबर यूई, दोनों बराबर आ गए। तो अगर अपने को इनके लिए ऊर्जा घनत्व तो टोटल चाहिए, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, यूबी प्लस यूई, या ऐसे बोल दूँ 2UB या 2UE। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2UB का मतलब क्या है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, चलिए आगे। अब एक नाम आता है पॉइंटिंग सदिश। परिभाषा पूछ सकता है पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर किससे दर्शाते हैं, पॉइंटिंग सदिश से। इसका मान होता है 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सदिश गुणनफल है ई का और बी का सदिश गुणनफल। हाँ एक चीज़ और, ई और बी लंबवत होते हैं, इनका मतलब इनकी जो परिणामी गति की दिशा है वो दोनों के गुणनफल के क्रॉस गुणनफल के बराबर आती है। ठीक है, तो यहाँ से S बराबर हो गया EB अपॉन म्यू नॉट। अब बात करें इन तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संवेग और उनके दाब की। किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संवेग और दाब की। तो सबसे पहले बात करते हैं संवेग की। यहाँ पर दो तरीके की सतह हो सकती है, एक सतह हो सकती है पूर्णतः अवशोषक सतह, दूसरी सतह हो सकती है पूर्णतः परावर्तक सतह। पूर्णतः अवशोषक सतह और पूर्णतः परावर्तक सतह। पूर्णतः अवशोषक सतह होगी तो संवेग P बराबर होगा U अपॉन C। पूर्णतः परावर्तक सतह जो होगी उससे क्या होगा, परावर्तक यहाँ टकरा करके पुनः लौटेगी तो इसका हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 2U अपॉन C। क्लियर है। पूर्णतः अपवर्तक के लिए तो कितना हो जाएगा U/C, और पूर्णतः परावर्तक के लिए कितना हो जाएगा 2U/C। ठीक है, दाब के लिए क्या होता है, पूर्णतः अवशोषक और पूर्णतः परावर्तक वही दो सतह होगी। इसके लिए भी पूर्णतः अवशोषक सतह और पूर्णतः परावर्तक सतह। तो यहाँ पर दाब P बराबर होगा पूर्णतः अवशोषक के लिए I/C, ठीक है, और पूर्णतः परावर्तक के लिए होगा 2I/C। ठीक है, यानी परावर्तक जो होगी वहाँ टकरा करके वापस जाएगा तो दाब क्या लगेगा, 2 गुना लगेगा, तो 2I/C। I यहाँ पर क्या है, I यहाँ पर है तीव्रता। I यहाँ पर क्या चीज़ है, तीव्रता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। किसका पालन करती है, अध्यारोपण के सिद्धांत का। इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, इस कारण ये ध्रुवण का गुण भी प्रदर्शित करती है। किसका गुण प्रदर्शित करती है, ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है। ये कैसी होती है, अप्रगामी। कैसी, अप्रगामी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न कर सकती है। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, अप्रगामी टाइप की विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न कर सकती है। इनके लिए डॉपलर प्रभाव भी लागू होता है। इनके लिए कौन सा प्रभाव लागू होता है, डॉपलर प्रभाव भी लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत इनके लिए लागू होता है। इसका मतलब ये अपवर्तन प्रकाश तरंगों की तरह, अपवर्तन परावर्तन, ये चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, शो। ठीक है, तो इस तरीके से मोटा मोटा अपन ने यहाँ पे इसमें एक ही चीज़ देखी, मैक्सवेल समीकरण देखी 4,
और यहाँ पर EM वेव्स के अभिलक्षण देखे। इनमें से कोई भी 4 अभिलक्षण, ऐसे कह सकता है EM वेव्स के 4 अभिलक्षण लिखिए। कोई भी 4 अभिलक्षण, तो कोई से भी 4 लिख सकते हो। जैसे कैसे लिख सकते हो आप कोई से भी 4, कि एक दूसरे के लंबवत होती है, संचरण की दिशा के भी क्या होती है, लंबवत होती है। प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 3 हो गए। अध्यारोपण के सिद्धांत लागू होता है, डोपलर प्रभाव लागू होता है, अप्रगामी भी उत्पन्न करी जा सकती है, अनुप्रस्थ प्रकृति के कारण ध्रुवण भी शो करती है। कई सारी चीज़ें लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो 4 गुण इनके पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अभी अपन इसके बाद में पढ़ेंगे EM वेव्स के बारे में, अलग अलग जो EM वेव्स है उनके बारे में, ठीक है। उनकी तरंगदैर्ध्य के बारे में, बढ़ती तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा वगैरह, उनके लिए अध्ययन करेंगे, ठीक है। ओके।